साल 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बलबूते पर सरकार बनाएगी। ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। विधायकों के साथ मिलकर वहां रातों रात सरकार गिरा दी, तो इस बात का क्या भरोसा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वहां पर बरकरार रहेगी या बनी रहेगी। आपको ईवीएम को लेकर आवाज उठानी चाहिए थी और 5 राज्य के चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए था कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद आप ओवैसी जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, मायावती जी के ऊपर आरोप लगाएंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। आप उनको गठबंधन में लीजिए ना। इस देश में आदिवासी मर जाए तो उस पर कोई चर्चा नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के साथ कोई गलत हो जाए तो उस पर कोई बहस नहीं है। इसलिए कोई बहस नहीं क्योंकि एक ही समाज के लोग वहां पत्रकारिता पे अपना स्टैंड जमाए बैठे हैं। हमारा काम इस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की तरह ज्ञान का प्रचार करना, और हम लोग ज्ञान बांटते रहेंगे लोगों को। लोगों की समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो और भी ठीक। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ मोहित शर्मा हैं और आज 3 राज्यों में चुनाव लगभग क्लियर हो गया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। क्या लग रहा है मोहित शर्मा, क्या नतीजे आएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 150 करोड़ जनता के वो महबूब हैं जो शादी से पहले जनता से 1000 वादे करते हैं लेकिन शादी के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं करते हैं। ये उस तरीके का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब छत्तीसगढ़ में खड़े होकर कहते हैं कि आपको 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, तो उस वक्त पे उनको उत्तर प्रदेश याद क्यों नहीं आता? उनको उस टाइम पर मध्य प्रदेश याद क्यों नहीं आता, जहां पर उनकी सरकार थी और वहां पर लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झूठे वादे इस देश की जनता से करते हैं, जनता को खुलेआम पागल बनाते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के चुनाव के प्रचार के दौरान तेलंगाना के सिकंदराबाद में जिस तरीके से एक बेटी टावर के ऊपर चढ़ जाती है, और टावर के ऊपर चढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस देश का प्रधानमंत्री डरपोक हो, जिस देश का प्रधानमंत्री इस देश की जनता से बात करते पे डरता हो, उस देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए टावर पर ही चढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बात किया, उतरवाया, कहा कि आपको अब बताइए, चुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो पूरे देश को क्यों फ्री में सिलेंडर 500 में मिलना चाहिए? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो बाकी राज्य में आप क्यों नहीं देते? झूठ बोलने की एक सीमा होती है। अभी उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था तो एक स्टेटमेंट आता है कि हमने 4 करोड़ शौचालय बनवा दिए। जब इतनी आबादी नहीं है तो शौचालय कहां से बनवा दिए? जबरदस्ती शौचालय ही बनवा दिए लोगों के मकान तोड़वाकर। यूपी में 4 करोड़ आबादी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक परिवार के मेंबरों को कितने शौचालय की जरूरत है? सबके लिए पर्सनल शौचालय बनवा कर दिए हैं। ये तो बताइए आप मुझे, पर्सनल शौचालय बनवाए हैं योगी जी ने? ये तो आप मुझे बताएं। दूसरी बात ये कि अभी दिसंबर के अंदर मेडिकल स्टोर पे जो है वो बर्नॉल का स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री टिकटॉक बनाने में बिजी हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख चुके ही होंगे, जिनको जनता मामा कहती है, और ये मामा पूरे देश का मामा बनाता है। ये मामा पूरे देश के किसान से लेकर मजदूर से लेकर आदिवासियों तक सबका पजामा खोलता है। ये ऐसा मामा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां अगर मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है तो छत्तीसगढ़ में भी होगी, तो वहां तो कांग्रेस हार जाएगी। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव है ना, ये 5 राज्यों के चुनाव निष्पक्षता के साथ होंगे। लेकिन साल 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बलबूते पर सरकार बनाएगी। ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। और आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के आ जाने की, तो एक बात मुझे बताइए, पहले भी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी विधायकों के साथ मिलकर वहां रातों रात सरकार गिरा दी। तो इस बात का क्या भरोसा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वहां पर बरकरार रहेगी या बनी रहेगी? बीजेपी कुछ भी कर सकती है पैसे के दम पर। अभी एक बात आप मुझे बता दीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर, तभी तो कोई खरीदेगा ना। इस देश के अंदर नेताओं का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है सर। नेताओं का नाम भ्रष्टाचार रख दीजिए, करप्शन रख दीजिए। इस देश के अंदर एक सिंगल नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो भ्रष्टाचारी ना हो। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के एक नेता थे लालू प्रसाद यादव हैं अभी। लालू प्रसाद यादव जी को आप देख लीजिए, जिनके ऊपर सिर्फ आरोप लगे और वो व्यक्ति जेल की सजा काट के आया। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे की जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं होती है कार्रवाई? उस पे सीबीआई ईडी की कोई कार्रवाई क्यों नहीं बैठती? जरा ये बताइए ना। मोदी जी का कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं है। अच्छा, कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं है। ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे जब ये कांग्रेस की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर था। तो ये भ्रष्टाचारी नहीं है?
बताइए ना आप मुझे, ये आपका शुभेंदु अधिकारी क्या ये भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं आपसे कहता हूं कि एक बार आप कुर्सी से नीचे तो आइए, आपके सारे नेता जेल के अंदर भर्ती होंगे। ये बात आप मुझसे आज लिख कर ले लीजिए। और साथ साथ आपका प्रधानमंत्री भी और आपका गृह मंत्री भी अगर जेल के चक्कर ना काटें तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। इस देश में जिस प्रकार से आपने राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल दी, इस देश की मीडिया ने जो जहर फैलाया है उसने राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदल दी। आज की डेट में राष्ट्रवाद मुसलमानों से नफरत करने को कहा जाता है। इस तरीके की एक परिभाषा लोगों के माइंड में सेट कर दी है। हर जगह हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और हमारे लीलाधर, हमारे राजा बाबू की तो लीला ही बड़ी न्यारी है। वो इस देश का पैसा ऐसे बहाने में लग रहे हैं, अब प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीएजी की रिपोर्ट ले आइए, आप भ्रष्टाचार की रिपोर्ट ले आइए, किसी के मरने की रिपोर्ट ले आइए, किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट ले आइए, इस देश में आदिवासियों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचारों की रिपोर्ट ले आइए। लीलाधर को कोई फर्क नहीं है, ये बात आप लिख लीजिए। जीतेगा कौन? अगर बीजेपी हार रही तो कौन जीतेगा एमपी में? देखिए मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आने के चांस है। राजस्थान में 50-50 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हवा टाइट है। वहां पर जो है आपको मैं बता दूं, रेड्डी ब्रदर्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हवा टाइट है, ये बात आप लिख लीजिए। तो 2024 पर असर पड़ेगा इन चुनावों का? 2024 पे असर मैं आज आपको 2024 का बता देता हूं। ये जो आज की जो वोटिंग हो रही है, 4 राज्यों की वोटिंग, ये एक्चुअल वोटिंग है, एक्चुअल परिणाम है तो जनता के सामने आने वाला है। लेकिन साल 2024 में बीजेपी ईवीएम के दम पर अपनी सरकार बनाएगी, और उस वक्त पर अगर विपक्ष का नेता कोई भी उठकर कहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो उसको सीधा नीचे बैठा दिया जाएगा, और यह कहा जाएगा कि जब आप 4 राज्यों में जीतते हो, हम 4 राज्यों में हारते हैं, तब तो आप ईवीएम की बात उठाते नहीं हो। इसीलिए मैं विपक्ष को बोलता हूं कि आज से ही आपको ईवीएम को लेकर आवाज उठानी चाहिए थी, और 5 राज्य के चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए था कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन तो तोड़ दिया, इंडिया गठबंधन। देखिए एक बात मैं आपको एक बात बताता हूं, जब तक आप इंडिया गठबंधन के अंदर एक मजबूत लोगों को नहीं लेकर आएंगे, आपका गठबंधन सक्सेस नहीं हो सकता है। आपने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को नहीं बुलाया, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया, उसके बाद आप ओवैसी जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, मायावती जी के ऊपर आरोप लगाएंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। आप उनको गठबंधन में लीजिए ना, आप उनको गठबंधन में लीजिए तो आरोप ही नहीं लगेगा। वो तो आप उनके साथ में लेके ही ना। एक बात मुझे बताइए, जो महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, तो क्या वो देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? ये बताइए ना आप मुझे। आज मायावती जी का वोट बैंक कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का एक सिंगल ऐसा राज्य नहीं है जहां मायावती का वोट बैंक ना हो। एक सेपरेट वोट बैंक उनके पास में है। और काम भी क्या, जो महिला सुबह 5 बजे उठ के उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जायजा लेने के लिए चली जाती है, क्या आप उस महिला को आम महिला समझते हैं? उस महिला का योगदान रहा है इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश को बनाने में योगदान रहा है। कौन जानता था नोएडा को, कौन जानता था ग्रेटर नोएडा को? उसकी तस्वीर चेंज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आप उनको इंडिया गठबंधन में ना लें तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रदेश में चुनाव की एक तस्वीर देखिए। आपसे बात करना कौन चाहता है? मैं साफ करता हूं। बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल मत करिए। अरे आप बिल्कुल मत करिए। आपको 10 बार मैंने कहा था कि आप ज्यादा वोट लगा रहे हैं। अरे क्या लगे लगातार? ये हाल है क्या में? अरे कितना बजाओगे बीजेपी? कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर आ करो। एमपी की तस्वीरें हैं। आपको मैं बता दूं, कहीं जगह पर जो है वो SC ST के लोगों को वोट भी नहीं डालने दिया गया है। ये मैं आपको बता देता हूं। ये मध्य प्रदेश की हालत है कि वहां पर कई जगह पर वोट भी नहीं डालने दिया गया है। ये इस तरीके की हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। और आपको बता दूं कि कई जगह पर गोली भी चल गई है।
हाथापाई हुई है, यह हालत मध्य प्रदेश के अंदर की है और जहां का मुख्यमंत्री टिकटॉक बनाने में व्यस्त है। तो मैं एक ही बात उनके लिए कहना चाहूंगा कि अगर दंगाइयों पर सरकार का जोर नहीं चलता है ना, तो सीधी सी बात है, देश के प्रधानमंत्री जी अपना इस्तीफा दे दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लीलाधर को तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, लाखों करोड़ों रुपए इस देश का फूंक देते हैं। और एक बात मुझे जो सबसे बुरी लगी, मैं चाहता हूं कि उस बात पर आप भी थोड़ा सा तवज्जो दें, जरा सुने। देश के प्रधानमंत्री जी मंच पर खड़े होकर इस बात को बोलते हैं कि आप मुझे एक बार और वोट दीजिए, सुन लीजिए, एक बार और वोट दीजिए और मैं आपको 5 साल और राशन दूंगा। यानी ये इस देश की जनता को जलील करने का काम कर रहे हैं, देश की 80 करोड़ जनता को जलील करने का काम कर रहे हैं। आप देश की जनता को रोजगार देने की बात नहीं कहेंगे, उनके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बनाने की बात नहीं कहेंगे। आप वो कहने का मतलब उनका यह है कि आज से 10 साल पहले आप जहां पर खड़े थे, आज भी आप वहीं पे खड़े हो और आप मुझे दोबारा वोट दो और अगले 5 साल भी आप वहीं खड़े रहोगे। तो देश के प्रधानमंत्री ये कहकर इस देश की जनता को जलील करने का काम कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दो और अगले 5 साल भी मैं आपको राशन दूंगा। ये देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है? मतलब 5 किलो राशन पर जिंदा रख रहे हैं आज भी लोगों को। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है कि देश बीजेपी के साथ है। टीवी अखबार तो इस देश के अंदर बहुत ही लतखोर हो चुका है। ये टीवी अखबार जो पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, इस देश के अंदर ये टीवी अखबार, एक बात मुझे बताइए, टीवी अखबार पर बैठे कौन है? टीवी अखबार पर सो कॉल्ड सिर्फ एक ही समाज के लोग बैठे हैं, एक ही व्यक्ति विशेष के लोग बैठे हैं, जिन्हों का एजेंडा फिक्स है भाजपा की गुलामी करने का। इन लोगों का एजेंडा फिक्स्ड है। एक बात मुझे बताइए, यही सवाल आपने मुझसे पहले भी कई बार पूछा है और आज मैं आपसे यही सवाल वापस से पूछता हूं कि कितने पत्रकार एससी, एसटी या ओबीसी के हैं? एक बात मुझे बताइए, अगर एक ही समाज के पत्रकार होंगे तो दूसरे समाजों की तो चर्चा ही नहीं होगी। और यही होता है इस देश में, आदिवासी मर जाए तो उस पर कोई चर्चा नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ कोई गलत हो जाए तो उस पर कोई बहस नहीं है। इसलिए कोई बहस नहीं क्योंकि एक ही समाज के लोग वहां पत्रकारिता पे अपना स्टैंड जमाए बैठे हैं। आपने एक बात कही कि क्रिकेट के अंदर सभी तबके के लोग हैं, इसलिए भारत देश की जो टीम इंडिया है वो जीत रही है, क्योंकि इस देश के अंदर सभी की सहभागिता के साथ ही हमारा देश प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है और विकास कर सकता है। हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहते थे तो कोई उनको बैठने नहीं देता था साथ, कोई उनको पानी नहीं पीने देता था, कोई कहता था ये छूत है या अछूत है, इस तरीके की बातें की जाती थी। वहां पर नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति के, किस धर्म के, किस रिलीजन के हैं, वहां पर आपके टैलेंट को सैल्यूट किया जाता है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज भी बाबा साहब की तस्वीर लगाते हुए कहती है कि हमें गर्व है कि एक ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला है। और वो हमारे देश के लिए बड़ी गौरवशील की बात है कि एक व्यक्ति जिन्होंने भारत देश को संविधान लिखा और जिनको भारत ही नहीं पूरा विश्व पूजता है, वो हमारे देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो बाबा साहब को गाली देते हैं और गाली वही लोग देते हैं जिन्होंने उनको पढ़ाई नहीं है। आज भी मैं भी ट्विटर पे देख रहा था तो एक व्यक्ति उनकी मूर्ति को नीचे डालते हुए और उसके नीचे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। भाई साहब, आप उनको पढ़ लोगे तो आप उनके लिए कभी गालियां ही नहीं लिखोगे, गाली के आप शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। लेकिन आपके मन में और दिमाग में जो जहर भरा हुआ है, ये इस देश की बर्बादी का कारण है। आप जब तक अपने मन से जहर को नहीं निकालेंगे, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के घोटाले की कुछ लिस्ट मैंने निकाली, आपको बता दूं। सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जो है 7.5 लाख करोड़ का जो है वो भ्रष्टाचार का दावा इन्होंने किया है। लेकिन प्रधानमंत्री यानी हमारे लीलाधर को इससे कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपके बच्चों से कहा जाता है कि पकौड़े तल लें। मतलब अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किसी ने एमएससी कर रखी है, किसी ने एमए सोशियोलॉजी कर रखी है, किसी ने बीएड कर रखी है, किसी ने डाइट कर रखी है, उसके बाद वो बच्चा पकौड़े तले, ये हमारे देश की सरकार कहती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, G20 का सम्मेलन हुआ। G20 का सम्मेलन सबसे पहले साल 2017 के अंदर जर्मनी में हुआ, जिसमें उन्होंने 642 करोड़ रुपए खर्च करे। 2018 में अर्जेंटीना में हुआ, जिसमें उन्होंने 431 करोड़ रुपए खर्च करे। 2019 में जापान में हुआ, जहां पर उन्होंने 2660 करोड़ रुपए खर्च करे। और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, जहां पर उन्होंने 364 करोड़ रुपए खर्च करे। अब बात आती है हमारे देश इंडिया की, जहां पर G20 के लिए भारत का जो टोटल बजट था वो 990 करोड़ रुपए का था। लेकिन हमारे जो साहब हैं, राजा बाबू जो हैं, वो थोड़े रंगीले मिजाज के हैं और रंगीले मिजाज में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्होंने 4100 करोड़ रुपया G20 के सम्मेलन में बहा दिया। चलिए कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन देशों की
प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है, उसके बाद भी इन्होंने इतना कम बजट खर्च किया और सबसे ज्यादा भारत ने खर्च किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका फायदा क्या हुआ? दुनिया में डंका भी तो बजा। दुनिया में कौन सा डंका बजता है, जरा आप मुझे बता दीजिए। मैं हर एक पत्रकार से यही पूछता हूं कि आपने कितने विदेशों की यात्रा तय करी है, और यही सवाल मेरा शंभू कुमार सिंह जी से भी है कि आप बताएं कि आपने कितने विदेशों की यात्रा तय करी है। पूरे देश के दर्शक जानना चाहते हैं इस बात मान को। है कि 2024 में मोदी जी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी 100% आएंगे, क्योंकि वो आएंगे सिर्फ ईवीएम के दम पर, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के दम पर। जब तक इस देश का विपक्ष मजबूत नहीं होगा और इस देश की प्रजातंत्र और जनता सड़क पर नहीं आएगी, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। और तमाम विरोधियों का क्या होगा? तमाम विरोधियों का कुछ नहीं होगा। हम लोग इस देश के अंदर वैसे लोग हैं जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, अशफाक उल्लाह खां थे, हम भी उन्हीं की तरह हैं। हमारा काम इस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की तरह ज्ञान का प्रचार करना, और हम लोग ज्ञान बांटते रहेंगे लोगों को। लोगों की समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो और भी ठीक। तो मोहित शर्मा कह रहे हैं कि जिस तरह से 2018 में 4 राज्य कांग्रेस जीती थी और 2019 में फिर बीजेपी आ गई केंद्र में, वैसे ही 2023 में अभी जो चुनाव हो रहा है 5 राज्यों में, वहाँ बीजेपी भले हार जाए, लेकिन 2024 में तो आएगी बीजेपी। मेरी तरफ से एक सवाल है, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा है कि जो आपको राजनीतिक रैली में ले जा सकता है पैसा देकर, उससे कभी कहिएगा कि स्कूल फीस दे दे। आप राजनीतिक रैली की बात करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। राजनीतिक रैली में ले जाने के लिए जो देश की जो सरकार है, उसने गुजरात की बसें ली। उन गुजरातों की बसों का पैसा नहीं दिया, और वो पैसा गुजरात की बस का नहीं, इस देश की जनता का है, जिन बसों का इस्तेमाल इन्होंने रैलियों के अंदर किया। ये पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं ना, हर जगह चुनावी प्रचार में इतना करोड़ों लाखों रुपया खर्च हो रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए, मोहित शर्मा थे। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जो है वो बीजेपी का विरोध लगातार बढ़ रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।